नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं व्यूअर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर, री एग्ज़ाम को लेकर, और इसमें निश्चित ही आप सबका सहयोग रहा है। उसी क्रम में हम लोग री एग्ज़ाम में फिर बात करेंगे। जब तक अपने को समय है तब तक अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। हालांकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट था, आपने बेहतर स्कोर भी किया है, लेकिन फिर भी अब समय मिला है तो अपनी तैयारी को और भी परखना है और भी बेहतर करना है। उसी क्रम में हम लोग सेशन शुरू करेंगे। थोड़ी सी पहले थ्योरी की क्लास रखा करेंगे और देन आफ्टर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आपको कोशिश किया करेंगे कि लाइव प्रैक्टिस मिले, और जो थ्योरी की क्लास रहेगी वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक, उसी क्रम में आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर भारत का जो भूगोल होगा, उस भारत के भूगोल में भौगोलिक जो स्थिति रहेगी भारत का, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या रहेगा, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से रहेंगे, उनके साथ सीमा कैसी साझा होती है, कौन क्या सीमा का नाम है, उन सब विषयों में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, अपनी तैयारी जरूर परखिएगा। शुरू करते हैं। पहला हम लोग स्लाइड पे बात करेंगे और आप निश्चित ही कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक, पहला वो क्वेश्चन बनता है जो निश्चित आपको पता होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे जब भारत की भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति ये अपना है, और इसमें हम बात करेंगे भारत का विस्तार। भारत का विस्तार कैसा विस्तार? भारत का अक्षांशी, अक्षांशी एवं देशांतरी, इस विस्तार की बात करेंगे। ठीक, ये आप दिमाग में रखिएगा, आपको पता होंगी। इसी क्रम में हम लोग पहले बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ये क्या चीज होती हैं। तो हम लोग ग्लोब के माध्यम से बात करेंगे। जैसा कि आपको एक ग्लोब लेंगे हम लोग, और इसी ग्लोब में, एक मिनट रुकिएगा, हम्म ये हमने ग्लोब लिया, और इस ग्लोब में अब हम लोग बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, देखो पहले बात करेंगे हम लोग अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं 16वीं सदी के आसपास अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति थे, नाम था मार्टिन बोहेम। मार्टिन बोहेम, मार्टिन बोहेम ने क्या किया? सर्वप्रथम ग्लोब की परिकल्पना प्रस्तुत की। तो ग्लोब की परिकल्पना प्रस्तुत करने वाला कौन व्यक्ति बना? तो ग्लोब की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो मार्टिन बोहेम ने सर्वप्रथम। तो मार्टिन बोहेम ने क्या किया? ग्लोब की परिकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि जो पूरा विश्व है, पृथ्वी है, इसको एक ग्लोब में निर्धारित करें जिससे चीजें पढ़ने में समझने में आसान हो जाएंगी। अब उसी क्रम में इन्होंने क्या कहा? किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए, उस स्थान की जलवायु को समझने के लिए कुछ रेखाएं चिन्हित की। उन्हीं रेखाओं को अक्षांश व देशांतर रेखाओं के नाम से जाना गया। तो हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने पृथ्वी ग्लोब को केंद्र माना, पृथ्वी को गोल माना, और इसमें ऐसे रेखाएं कुछ खींची। ठीक, और ये रेखाएं ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, ऐसे, ये ऐसे खींची गई। ये एक बीच से केंद्र से गुजारी गई, इसको 0 डिग्री कह दिया। ठीक, अब ये फिर 1 2 3 3 जितनी भी रेखाएं होंगी ये 1 1 डिग्री के अंतर पे हैं।
केंद्र को माना और केंद्र से 1-1 डिग्री का कोण बनाया, इधर की तरफ रेखा ऐसे ले गए और 1 डिग्री का कोण इधर बनाया और दोनों बिंदुओं को मिला दिया। तो एक ये रेखा बन गई, एक ये, ऐसे करते 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 जब ये ऐसे एक कोण बनेगा आके, तो ये कोण बनेगा 90 का। तो यहाँ पे 89 यहाँ पे होगा, 89 यहाँ पे होगा, इन दोनों को मिला देंगे तो एक रेखा बन जाएगी और फिर ऊपर आ जाएगा 90। सेम यही प्रक्रिया नीचे दोहराई गई, नीचे नीचे। तो अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं समझना है आपको, याद रखना है, चीजें पता होंगी, साथ साथ बोलना है, मन में बोलना है। अक्षांश रेखाएं वो होती हैं जो ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। न्यू स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे अक्षांश रेखाएं। ठीक, क्या होगा कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। ठीक, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। दूसरी बात, इनके मध्य 1-1 डिग्री का अंतर होता है, कोण में 1-1 डिग्री का अंतर होता है। तो इनके मध्य 1 डिग्री कोण का अंतर होता है। और जब 1 डिग्री का कोण का अंतर होगा तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, तो अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। पूछेगा ग्लोब में कौन सी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, तो अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। यानी अक्षांश रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, इतनी बात। 1 डिग्री का कोण है और जब किलोमीटर में बात करता है तो प्रत्येक अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर का अंतर होता है। प्रत्येक अक्षांश के मध्य, जैसा कि हमने पिछले दिखाया स्लाइड पे, ये अक्षांश बनी है, तो इन अक्षांशों के मध्य, प्रत्येक अक्षांश के मध्य जो अंतर है वो कोण पे तो 1 डिग्री का है, लेकिन अगर हम किलोमीटर में बात करेंगे तो 111 किलोमीटर का, 111 किलोमीटर का अंतर है। प्रत्येक अक्षांश के मध्य कितने किलोमीटर का अंतर है, तो 111 किलोमीटर का अंतर है। ठीक, यही भी बात करें। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, कि अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी क्या कहलाती है, तो इनके मध्य की दूरी कटिबंध कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, कटिबंध कहलाती है, कटिबंध। तो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी क्या कहलाती है, कटिबंध कहलाती है। महत्वपूर्ण, इसको स्टार बना देना है। अक्षांश रेखाओं से ग्लोब में क्या निर्धारित किया जाता है, तो अक्षांश रेखाओं से याद रखना है किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण होता है, जलवायु का निर्धारण। ये सारी बातें जो अक्षांश के बारे में लिखी हैं ये आपको याद रखनी है। पहले क्या, ग्लोब में इनकी स्थिति कहाँ से कहाँ होती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इनके दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण का अंतर होता है, तो 1 डिग्री का कोण होता है, यानी ये अंतर हो जाएगा। अब जब 1 डिग्री का कोण का अंतर होगा तो ये सारी हमेशा कैसी रहेंगी, समांतर रहेंगी। हमेशा कैसी रहेंगी, सारी अक्षांश रेखाएं समांतर रहेंगी। इनके मध्य कोण में तो 1 डिग्री का, लेकिन डिजिट में अगर हम दूरी की बात करें तो किलोमीटर में कितने का अंतर होगा, तो किलोमीटर में अंतर होता है 111 किलोमीटर का। इनकी मध्य की दूरी को कटिबंध कहा जाता है, इनकी मध्य की दूरी कटिबंध कहा जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हमने स्टार बनाया है, यानी इनके मध्य की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। दूसरी बात महत्वपूर्ण, कि इन अक्षांश रेखाओं से किसका निर्धारण होता है, तो अक्षांश रेखाओं से केवल जलवायु का निर्धारण होता है। यानी अक्षांश रेखाओं से केवल अक्षांश रेखाएं ही जलवायु को निर्धारित करती हैं, देशांतर रेखाएं नहीं। इतनी बात याद रहेगी। दूसरी बात, कुछ अक्षांश रेखाओं के नाम है वो आपको याद रखनी है। पहली अक्षांश रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा, या इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, याद रहेगा। दूसरा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी को हम नॉर्थ लिख देंगे और एक बार लिख भी देंगे कि उत्तरी अक्षांश, बाकी आप याद रखोगे उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नॉर्थ का मतलब नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ की तरफ। हाँ, एक चीज और समझ लोगे
जैसे ये जब विभाजन हुआ 0 डिग्री के ऊपर, मार्टिन बोहम ने जब विभाजन किया तो 0 डिग्री के जो ऊपर रहेगा, 0 डिग्री के जो ऊपर रहेगा इधर की तरफ, ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री जो नीचे रहेगा ये अपना कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। जैसा कि आप देख रहे हो, यानी 0 डिग्री से ऊपर वाली रेखा क्या कहलाएगी? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगी। यानी 0 डिग्री से जब आप ऊपर की तरफ चलोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री जितने भी अक्षांश आएंगे उनको आप उत्तरी अक्षांश बोलोगे, और जितनी भी नीचे की तरफ आएंगे हम लोग दक्षिण की तरफ तो इनको आप दक्षिणी अक्षांश बोलोगे। यानी एन और एस, एस का मतलब साउथ, एन का मतलब उत्तर, नॉर्थ। आगे बात करें, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक, अब यहीं पे बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? दक्षिणी अक्षांश को, तो इसको कहा जाता है मकर रेखा, मकर रेखा। कितने डिग्री? इतनी हो गई, यानी कितने डिग्री अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। अगला एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, 90 डिग्री उत्तरी यानी एन, इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री जब दक्षिणी अक्षांश होगा तो इसको कहा जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ये बात याद रहेगी, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखो, यानी 0 डिग्री को भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाएगा तो उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ आएगा तो दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तर की तरफ होगा तो उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिण की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। याद रहेगा? ठीक। अब देखो क्वेश्चन बनता है कि जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव का निर्धारण किस तारे से होता है? और एक क्वेश्चन बनता है दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण, दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण किस तारे से होता है? तो उत्तरी ध्रुव का निर्धारण होता है ध्रुव तारे से, ध्रुव तारा। और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण होता है सर्दन क्रॉस तारे से, सर्दन क्रॉस तारे से। तो दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण होगा सर्दन क्रॉस तारा, और ध्रुव तारा किसका निर्धारण करेगा? तो ध्रुव तारा निर्धारण करता है उत्तरी ध्रुव का, और दक्षिणी ध्रुव किसका निर्धारण करता है? तो सर्दन क्रॉस तारा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण करता है। ठीक, ध्रुव तारा और उत्तरी ध्रुव के मध्य, जैसे ये है, ऐसे मान ले पृथ्वी है, यहाँ पे फिर एक आपको बना के दिखाएं पृथ्वी। एक मिनट। ठीक, कि उत्तरी ध्रुव बना, जैसे ये मान लें पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, यानी नॉर्थ है, ये साउथ है। इसके जब 3D आयाम पे होगा तो इसके जस्ट ऊपर ऐसे 90 डिग्री पे ये चमक रहा है ध्रुव तारा, और यही 90 डिग्री पे चमक रहा है सर्दन क्रॉस तारा। ठीक, तो ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 का, और दक्षिणी ध्रुव के साथ कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कौन? सर्दन क्रॉस तारा। ये तीनों बातें याद रखनी है, तीनों बातें याद रहेंगी। ठीक, चलो आगे बात करें। मार्टिन बोहम ने और भी बताया, जैसे कि भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री को, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कह दिया जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कह दिया जाएगा, कर्क रेखा कह दिया जाएगा, और मकर रेखा कह दिया जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव। और इसी में उत्तरी ध्रुव का निर्धारण किस तारे से? तो ध्रुव तारे से, और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण किससे होता है? तो सर्दन क्रॉस तारे से। इतनी बात समझ में आई? आगे चलिए। ठीक, मार्टिन बोहम ने अब सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर भी कुछ अक्षांशों के नाम बताए, और उन अक्षांशों में जब सूर्य पहुंचता है तो उन अक्षांशों में सूर्य को क्या क्या किन किन नामों से जाना जाता है उसकी बात करेंगे। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक मिनट रुकिएगा, ग्लोब एक ले लें हम लोग, ये। ठीक, चल देखो, ये है पृथ्वी है, हमने ये गुजार दी 0 डिग्री, 0 डिग्री गुजार दी। ठीक,
0 डिग्री के ऊपर हमने 23.5 डिग्री गुजार दी, तो यानी जब उत्तर की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरी यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये कहलाएगी कर्क रेखा। क्या कहलाएगी, कर्क रेखा। ठीक, और यही चीज हमने नीचे गुजार दी 23.5 डिग्री, तो नीचे वाली 23.5 डिग्री क्या कहलाएगी, मकर रेखा। क्या कहलाएगी, मकर रेखा। मकर रेखा। हम थोड़ा किनारे हो जाएंगे, आप देख लोगे। हो सकता है चीजें आपको पता होंगी, आपको बोर नहीं होना है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यदि आप, जाहिर सी बात है, आपने एग्जाम दिया है तो आपकी चीजें कवर थी, तब आप एग्जाम में जाके बैठे हो, तो अब आप उनको रिपीट करोगे, रिवीजन पे रखोगे, तभी आपको ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड पे है, और आप इसको क्या करोगे, 2x पे या अपने हिसाब से जितने में हमारी भाषा आप समझ सकते हो, देख सकते हो। निश्चित ही कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। और जब हम प्रैक्टिस कराएंगे, वो प्रैक्टिस का सेशन जो रखेंगे वो कोशिश करेंगे कि लाइव रखें, क्योंकि लाइव में आप आंसर दोगे, जल्दबाजी करोगे, गलत आंसर दोगे, तो वो हेजिटेशन, वो जो कमी आप करके आए हो, वो निश्चित ही दूर होगी। ठीक, आगे बात करें। देखो, अब ये है सूर्य, ये है सूर्य। अब जब सूर्य है तो सूर्य उत्तरायण हो रहा है और सूर्य हो रहा है दक्षिणायन। सूर्य उत्तरायण हो रहा है, सूर्य हो रहा है दक्षिणायन, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है, ऐसे झुकी है, ऐसे मान ली। ठीक, झुकी है 23.5 डिग्री। जब सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होना है तो दो बातें बनती हैं, क्वेश्चन खूब बनते हैं। पहला पहला बनता है कि सूर्य जब कर्क रेखा पे चमकता है, कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा पे सूर्य कब चमकेगा, तो सूर्य चमकेगा 21 जून को। कब चमकेगा, 21 जून को। यानी कर्क रेखा पे सूर्य किस दिन लंबवत होगा, तो 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य लंबवत। सूर्य क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। ये घटना क्या कहलाएगी, ये घटना कहलाएगी ग्रीष्म आयनात। ग्रीष्म आयनात। ठीक, तो कर्क रेखा पे सूर्य चमक रहा है, लंबवत चमक रहा है, घटना क्या कहलाएगी, ग्रीष्म आयनात। कब होगा, तो 21 जून को। ठीक है, अब आ जाओ। जब मकर रेखा पे सूर्य लंबवत होगा तो किस दिन होगा, तो मकर रेखा पे सूर्य लंबवत होता है, वो तिथि बनेगी मकर रेखा पे बनने वाला 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। मकर रेखा पे कब है लंबवत, तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या है, सूर्य, सूर्य है लंबवत, सूर्य लंबवत। ये घटना क्या कहलाती है, तो मकर रेखा पे जब सूर्य लंबवत होता है 22 दिसंबर को, तो ये घटना कहलाती है शीत आयनात। शीत आयनात। आयनात कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं विषु मिलेगा, तो आयनात और विषु एक ही चीज है। जैसे आपका नाम, आप स्कूल जाते होगे, कोचिंग जाते होगे, तो आपका नाम दूसरा है, और जब आप घर पे हो तो आपका नाम दूसरा है। आपके यार दोस्त आपको दूसरा कहते हैं, लेकिन आप हो तो एक ही व्यक्ति, आप हो तो एक ही व्यक्ति ना। बस ऐसे ही है कि आयनात और विषु एक ही चीज है। आयनात विषु एक ही चीज है। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो चीजें निश्चित ही कुछ ना कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, मिलेंगी, तो उनको आपको अपने नोट्स में कहीं ना कहीं राइट डाउन करना है, और वही चीज़ें हम लोग बताएंगे आपको, वही बताया जाएगा जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए फायदेदार होगा। कहानी ज़्यादा ना चलेगी, वनडे एग्जाम रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फैक्ट क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा थ्योरी से मतलब नहीं है। ठीक, तो ये दोनों बातें याद रहेंगी। कौन कौन सा, कि 22 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है शीत आयनात। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ लंबवत रहता है, तो मकर रेखा पे। और 21 जून को कहाँ लंबवत रहता है, तो 21 जून को लंबवत रहता है कर्क रेखा पे, क्या कहलाता है, ग्रीष्म आयनात। याद रहेंगी। अब दो तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें सूर्य क्या रहेगा, कि भूमध्य रेखा पे लंबवत रहेगा, उनकी भी बात करते हैं। फिर मैप लेंगे हम लोग, एक ग्लोब बनाएंगे, और उसी ग्लोब के माध्यम से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। निश्चित ही आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जहां आपको लग रहा हो कि नहीं बन रहा है, आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताइए। अगली क्लास से उस चीज़ में हम लोग सुधार किया करेंगे। आप अपने विचार ज़रूर बताइए, आप बताओगे नहीं, हम लोगों को लगेगा नहीं बेहतर बेहतर चल रहा है, नुकसान आप ही का होना है, क्योंकि आप इसमें समय दोगे, और जब समय दोगे तो फिर समस्या होगी। ठीक, ज़्यादा तिरछा हो गया पृथ्वी, चलो थोड़ा सा बना लें, चलो ऐसे कर लें। ठीक है, अब देखोगे आप,
जैसे कि हमने आपसे कहा कि ये ऐसे गुजर रही हैं, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, और ऐसे पृथ्वी का झुकाव है, ये झुकाव है, ठीक। अब भूमध्य रेखा 0 डिग्री को कहते हैं, और भूमध्य रेखा पे सूर्य 2 तिथियों को लंबवत होता है, 2 तिथियों में सूर्य क्या होगा, लंबवत होगा। अब वो दोनों तिथियां महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ये है सूर्य, ये है क्या अपना सूर्य है। ये वो तिथियां कौन कौन सी हैं, तो एक तिथि है 22 मार्च, 22 मार्च, और एक तिथि है 23 सितंबर, 23 सितंबर, 22 मार्च और 23 सितंबर। तो 22 मार्च को जब सूर्य लंबवत होगा, कहाँ पे होगा, भूमध्य रेखा पे होगा, तब कौन सा आयनात या कौन सा विषु कहलाएगा, तो वो विषु कहलाता है वसंत विषु, वसंत आयनात या वसंत विषु, ये कहलाएगा, ठीक। अब जब सूर्य 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे होगा, लंबवत होगा, तब ये घटना क्या कहलाएगी, तो ये घटना कहलाती है शरद आयनात, शरद आयनात, शरद आयनात कहलाएगी। यानी 23 सितंबर को शरद आयनात, 22 मार्च को वसंत आयनात, ठीक। आप सोच के बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना है, 2 क्वेश्चन पूछेंगे पैरेलल पे। पहला क्वेश्चन है कि किस तिथि के बाद या किस आयनात के बाद, अगले क्वेश्चन लिखने हम यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे। पहला प्रश्न है किस आयनात के बाद, किस आयनात के बाद, आयनात के बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू करता है। जब सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ होता है या शुरू करता है, कुछ भी कर दो, शुरू करता है। प्रश्न पे न जाओगे, लॉजिक समझोगे कि किस आयनात के बाद सूर्य जो होगा उत्तर की तरफ आना शुरू होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है कि यदि आप रात में कहीं खो गए, कहीं खो गए और आपको पूर्व दिशा में चलना है, आपको पूर्व दिशा में चलना है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में चलना है, रात का समय है, ठीक। अब आप ध्रुव तारे को किस ओर रख के चलोगे, यानी आप ध्रुव तारे को सामने रख के चलोगे या पीछे रख के चलोगे या दाएं रख के चलोगे या बाएं रख के चलोगे। क्वेश्चन समझ गए। आप रात में कहीं जंगल में फंस गए, कहीं मैदान में हो गए, रेगिस्तान में हो, और अब आपको इतना पता है कि आपका जो घर है वो पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, और पूर्व दिशा में, तो अब आप ध्रुव तारे को कहां रख के चलोगे, ध्रुव तारा कहां होगा। जब आप पूर्व की ओर चल रहे होगे तो ध्रुव तारा कहां होगा, आपके सामने, सामने होगा, पीछे होगा, बाएं होगा या दाएं होगा, जो ऑप्शन में हो आपको बताना है, ठीक। आई होप आंसर आ रहे हैं सबके, ठीक। आपके जहन में क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आ रहे हैं, आप बताओगे भी। तो किस आयनात के बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, तो आप देखोगे चित्र के माध्यम से, ये 22 मार्च को वसंत आयनात बना, इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में गर्मी शुरू हो जाएगी, और जब गर्मी शुरू हो जाएगी, नहीं सूर्य उत्तर की तरफ आना शुरू होगा ना, उत्तर की तरफ आएगा तभी तो गर्मी होगी। बस 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, और 22 मार्च की घटना क्या कहलाती है, वसंत आयनात, क्या कहलाती है, वसंत आयनात। और यही क्वेश्चन उल्टा पूछ लेगा, कैसे, कि किस आयनात के बाद उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम आता है, किस आयनात के बाद उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम आता है, तो शरद आयनात के बाद, शरद आयनात को 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे सूर्य लंबवत हुआ, और इसके बाद सूर्य कहां चला जाएगा, दक्षिणायन चला जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, या तो पूछ लेगा कि उत्तरायण कब हो रहा है और दक्षिणायन कब हो रहा है, या पूछ लेगा कि गर्मी कब पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में और सर्दी कब पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका आंसर मिल गया अपने को कि किस आयनात के बाद सूर्य उत्तरायण होगा, तो ये हो जाएगा वसंत आयनात, वसंत आयनात, ठीक। आंसर इसका। अब कह रहा है पूर्व दिशा में आपको चलना है, ध्रुव तारा, आपको पता है ध्रुव तारे की स्थिति कहां होती है,
उत्तर की ओर होती है। और जब उत्तर की तरफ होती है तो आप पूर्व की तरफ चलोगे, तो मान लें कि पूर्व हमारा इधर की तरफ है, तो हम बाएं हाथ में लेके चलेंगे ध्रुव तारे को, बाएं में लेके चलेंगे, तो बस आप सामने पूरब की तरफ जा रहे होगे, ध्रुव तारा कहाँ होगा, आपके बाईं ओर होगा। कहाँ होगा, बाईं ओर होगा। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी कॉन्सेप्टुअल पूछता है। आगे बात करें, ये बात हो गई अक्षांश की। आपको आयनात याद रखने हैं, किस अक्षांश को क्या नाम दिया गया ये याद रखना है। अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं, इनके मध्य अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, इनके मध्य की दूरी कटिबंध कहलाती है और इनसे जलवायु का निर्धारण होता है। इतनी बात कर ली। अब देखो देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं समझोगे आप। बहुत आसान टॉपिक है, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं आप समझ लोगे, और इसके बाद भारत का भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आप मानिएगा कि भारत का जो भूगोल है वो समथिंग समथिंग आपका 70% कंप्लीट, 70% आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये है पृथ्वी, ऐसे हमने रेखा खींच ली। एक मिनट रुकिएगा। अब हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। देशांतर ये क्या होती है, देखो जब एक उत्तरी ध्रुव बना, यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट टाइप बना, और नीचे दक्षिणी ध्रुव पे एक पॉइंट बनेगा। अगर हम आपसे पूछे कि पॉइंट कितने डिग्री का होता है, तो पॉइंट हमेशा होगा 360 डिग्री का होगा। अब इसी पॉइंट को हम ऐसे बड़ा बना देंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके बनता चला जाएगा, 360 बनेंगे। तो वही 360 ऊपर है, 360 डिग्री का कोण, और नीचे भी वृत्ति तो है, तो 360 बनेगा। ठीक, अब इनको क्या करेंगे कि काल्पनिक रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाई जाएंगी, उत्तरी ध्रुव को मिलाई जाएंगी दक्षिणी ध्रुव से, ऐसे ऐसे मिलाई जाएंगी, ऐसे ऐसे मिलाई गई। ठीक, दोनों तरफ मिलाई गई, ऐसे ऐसे मिलाई गई। ठीक, ये कहलाती है देशांतर रेखाएं। यानी मेन बात पे अब हम लोग आएंगे, जो याद रखने वाली बात होगी। देखोगे देशांतर रेखाएं कहां से कहां, तो उत्तरी ध्रुव से कहां की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई। कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक अक्षांश भी हैं और काल्पनिक रेखाएं ये भी हैं। ठीक, इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 360, 360। इसमें तुम्हें दो देशांतरों के नाम याद रखने हैं। एक 0 डिग्री देशांतर है, इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। और एक नीचे है 180 डिग्री, इसी के जस्ट पीछे पड़ता है। जैसे हम लोग मैप लेते हैं तो ऐसे आपको मिलता है मैप। ठीक, यही मैप आगे क्या होता है कि जब इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे, गोलाकार कर दोगे, तो 0 डिग्री के पीछे जस्ट 180 होती है। कभी कभी उसने पूछा कि 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा के मध्य कौन सी अक्षांश देशांतर रेखा है, तो 0 डिग्री के मध्य है 180 डिग्री। ठीक, तो 180 को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कितने को कहा जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है 0 डिग्री को, और अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा किसको कहा जाता है, तो 180 डिग्री को। ये बात समझ में आई। ठीक, आप लॉजिक समझना है कि जैसे हमने यहाँ पे अक्षांश रेखाएं बनाई, और अब हम बना देंगे इसी ग्लोब में बनाएंगे देशांतर रेखाएं। ऐसे खींच दे, ये लाइन तिरछी जा रही है, आप समझ सकते हो, ऐसे सीधी सीधी लाइनें जाती हैं। ये नीचे ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में खींच दिए, ये ऐसे बना दिए। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है प्रत्येक अक्षांश व देशांतर के मध्य, जब एक अक्षांश रेखा, ये रेड वाली अक्षांश रेखाएं हैं और ये येलो वाली देशांतर रेखाएं, ये जब एक दूसरे को काटती हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो कोण बनता है 90 डिग्री का। नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर ले हम लोग। यानी देशांतर व अक्षांश रेखाओं, देशांतर व अक्षांश रेखाओं के कटान बिंदु सदैव कितने पे, 90 पे होंगे।
90 डिग्री पर होते हैं, ये याद रखना है आपको। कितने पे होते हैं? 90 पे होते हैं। चलो अब देखो अगला क्या बनता है क्वेश्चन इसी में। जब 90 पे हो गए, ये देशांतर अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा आ गई, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये पद्धति कहलाती है ग्रिड प्रणाली, ग्रिड प्रणाली या जालीनुमा, जालीनुमा। तो ग्रिड प्रणाली या जालीनुमा, मोहनजोदड़ो जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं और हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता में हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और ये कहलाई व्यवस्था ग्रिड प्रणाली। वही ग्रिड पे जो भी चीज समकोण पे काट रही है वो ग्रिड कहलाती है, ग्रिड यानी जालीनुमा संरचना बन जाती है। तो ग्लोब आपका किस प्रणाली पे आधारित होता है? तो ग्लोब हमारा होता है ग्रिड प्रणाली पर। ग्लोब किस पर आधारित है? तो ग्रिड प्रणाली पर। तो ग्लोब आधारित है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें हम लोग। हमने बात की अक्षांश रेखाओं की और हमने बात की देशांतर रेखाओं की। एक बार थोड़ा सा पिछला वाला हम लोग रिकॉल करेंगे, कहाँ से हम लोगों ने शुरू की थी। भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़नी है, उसमें अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पहले अपने को पढ़ना है। अब जब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हमें पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ग्लोब की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ग्लोब की परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे मार्टिन बोहेम, मार्टिन बोहेम। आगे बात करें। अब अक्षांश रेखाएं उन्होंने क्या कहा? तो अक्षांश रेखाएं उन्होंने कहा कि ग्लोब में जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, ग्लोब में जो पूर्व से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इन अक्षांश रेखाओं के मध्य 1 डिग्री का कोण होता है। समांतर, ये अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, क्योंकि डिग्री जो कोण होगा वो 1 डिग्री का हर अक्षांश के मध्य रहेगा और हमेशा रहेगा। दो अक्षांश जा रही है तो इनके मध्य हमेशा 1 ही डिग्री का कोण रहेगा। अगर हम दूरी की बात करें तो इनके मध्य जो दूरी रहती है वो 111 किलोमीटर रहती है। ये कहीं भी चली जाएं 111 किलोमीटर में ही रहेंगी। तो जब बराबर दूरी रहेगी तो कभी काटेंगे ना, जब काटेंगे ना तो ये समांतर होंगी। इनके अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इनके मध्य की दूरी को कहते क्या हुआ? तो इनके मध्य की दूरी को हम लोग कहते हैं कटिबंध। क्या कहा जाता है? कटिबंध। और इनसे अक्षांश रेखाओं से किसका निर्धारण होता है? तो अक्षांश रेखाओं से जलवायु का निर्धारण होता है। ग्लोब में चिन्हित या ग्लोब में प्रदर्शित किन रेखाओं से जलवायु का निर्धारण होता है? तो अक्षांश रेखाओं से। आगे बात करें, कुछ अक्षांश रेखाओं के नाम है। 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा। 0 डिग्री के ऊपर वाली उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला जितना भी क्षेत्र होगा वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। जैसे इसमें आप देख रहे हो, या और आगे देखें, आगे मैप में देखें, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और 0 डिग्री के नीचे जितनी भी होगा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। जब नीचे की तरफ जाएंगे तो उसे दक्षिण कहेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे तो उत्तर कहेंगे। तो 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कह दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कह दिया गया कर्क रेखा, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कह दिया गया मकर रेखा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव का निर्धारण किस तारे से? तो उत्तरी ध्रुव का निर्धारण ध्रुव तारे से और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण सर्दन क्रॉस तारे से। ये दोनों तारे दोनों ध्रुवों पर, दोनों पोलों पर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? तो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। नेक्स्ट, अब सूर्य चमकेगा और इन 4 कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा की कहानी ज्यादा बनती है। प्रत्येक अक्षांश का नाम ना तो कभी पूछता है और ना आप याद रख पाओगे। ठीक। तो कर्क रेखा पे सूर्य कब चमकेगा लंबवत? तो 21 जून को चमकेगा। वो घटना क्या कहलाएगी? ग्रीष्मायनात कहलाएगी। मकर रेखा पे कब चमकेगा? तो 22 दिसंबर को चमकेगा। ये घटना क्या कहलाएगी? तो शीतायनात कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? शीतायनात कहलाएगी। भूमध्य रेखा पे कब चमकेगा? तो भूमध्य रेखा पे 2 बार चमकेगा। जब पहली बार 22 मार्च को चमकेगा तो वसंत अयनात कहलाएगा, और जब 23 सितंबर को चमकेगा तो ये शरद अयनात कहलाएगा। ठीक। 22 मार्च के बाद शुरू उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। जैसे अपने यहाँ उत्तर भारत में या भारत में या उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ने वाली है, यानी 22 मार्च अभी आएगा, सूर्य ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून भद्र गर्मी के दिन। ठीक। आगे, अब ये क्वेश्चन किस अयनात के बाद सूर्य उत्तरायण होता है? तो बसंत अयनात के बाद। तिथि कौन सी रहेगी? तो 22 मार्च। 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण।
अब आप जंगल में कहीं खो गए हो, रात का समय है, आपको पूर्व दिशा की ओर चलना है, तो ध्रुव तारा कहाँ रहेगा? आपके सामने, आपके बाईं ओर रहेगा। आगे देशांतर की बात की कि ग्लोब में उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। याद रखना है, कभी कभी ऐसे वो शब्दावली में दे देगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखा, कर्क रेखा, अक्षांश रेखा, मकर, ऐसा ऑप्शन बना देगा। ठीक, उसमें याद रखना कि अक्षांश देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360। 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहलाती है, 0 डिग्री जो देशांतर है। और ये कहाँ से गुजरती है? तो लंदन के जीएमटी यानी पेरिस से गुजरती है। इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे अक्षांश रेखाओं से जलवायु का निर्धारण होता था, ऐसे ही देशांतर रेखाओं से समय व तिथि का निर्धारण होता है, यानी कितना बजा है इसका निर्धारण, और कौन सी तारीख है इसका निर्धारण किससे होता है? तो देशांतर रेखाओं से। ठीक, आई होप देशांतर और अक्षांश रेखाओं का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में कि भारत की स्थिति कहाँ है और कैसी है। तो देखोगे आप, चलो ये है ग्लोब, फिर ग्लोब हम लोग लेंगे, ये ग्लोब है। ठीक, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला दिया तो ये देशांतर रेखा है, और ये ऐसे खींच ली तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, कई सारी बनती हैं। अब देखो भारत कहीं पे ऐसे यहाँ पे स्थित है, ये है भारत, ये भारत है। ठीक, तो अगर हम बात करें 0 डिग्री ये थी, और 0 डिग्री के ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की तरफ क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में और कहाँ स्थित है? तो देखोगे भारत उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहीं पे हम बात करेंगे, अब लिखेंगे थोड़ा सा, भारत की स्थिति। देखो भारत ग्लोब में कहाँ स्थित है? तो भारत ग्लोब में स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और जब उत्तर पूर्वी गोलार्ध ना हो ऑप्शन में, तो ऑप्शन में होगा उत्तरी गोलार्ध, तो आपको कर देना होगा उत्तरी गोलार्ध या, ठीक है, या उत्तरी गोलार्ध। तो समझ में बात आ गई। अब जब उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है कितना? क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, तो इसकी बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। पहले इसके क्वेश्चन आपको कल कराए जाएंगे, कल की क्लास में, और इसके बाद फिर हम लोग भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। निश्चित ही आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं ये सफलता पे, आपकी सफलता पे ये भूमिका निभाएगा। और जब आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे तब आपको ये क्लास का अंदाजा होगा, इस क्लास की महत्ता की जानकारी तब होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।